सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज देखने वाले हैं। कौन सा बताओ? कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी। सर ये कौन से चैप्टर है? ये है आपकी चैप्टर नंबर 8, ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन। एक बार जाके देखो बिजनेस कम्युनिकेशन में चैप्टर नंबर 8, उसमें आपको मिलेगा कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। अगर मैं बोलूँ तो इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं जो कि ऑलरेडी आपको पता है। सर कैसे पता है? हमने जो इतने सारे स्टडीज़ ऑलरेडी करके आ रहे हैं ना, तो इन सारे स्टडीज़ में हमने ये सारे डेफिनेशंस कवर कर चुके हैं। इतने जो लेक्चर्स मैंने दिया है पूरे CSET के ऊपर, तो सारे लेक्चर में जो है सभी डेफिनेशंस जो है वो कवर हो चुका है। ओके, बस कुछ गिने चुने, ओके, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, ऐसे कुछ डेफिनेशंस है जो कि थोड़ा टफ़ नहीं है, इजी है एक्चुअली, लेकिन हमने कवर नहीं किया, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं हो सकता इन सारे डेफिनेशंस के बारे में। इजी तो है वैसे, ठीक है ना। तो वो डेफिनेशंस मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जितने भी डेफिनेशंस मुझे पर्सनली लगा कि कवर नहीं हुआ है और आपको थोड़ा दिक्कत आ सकता है इसको अंडरस्टैंड करने में, मैंने वो डेफिनेशन लेके आज ख़त्म करना है, ठीक है ना भाई। अभी एक बात सुनो, इस डेफिनेशन को छोड़ के अगर कोई भी, मैं तो आज एक्सप्लेन करूंगा सारे डेफिनेशन जो मुझको लगता है कि आप लोगों को दिक्कत आएगा समझने में, राइट। लेकिन इसको छोड़ के, इसके अलावा अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो किसी भी डेफिनेशन के ऊपर, तो भाई आराम से आप पूछना, मैं आपको समझा दूंगा। कमेंट सेक्शन में पूछना, या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हो ना, टेलीग्राम चैनल के ऊपर आराम से पूछना, मैं एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मेरे को लगता है कि जितने भी स्टूडेंट्स मेरे सारे लेक्चर देख चुके हैं, उस सारे लेक्चर्स में अगर आपने देखा है ना, तो सारे डेफिनेशंस कवर हो चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन फिर भी अगर बाई चांस आपको ऐसा लगे कि सर मेरे को नहीं आता, तो तब आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी हम लोग सबसे पहले जाएंगे, सबसे पहला है अपना अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट। ये हम लास्ट में देखेंगे क्योंकि टॉपिक थोड़ा बड़ा है इसमें। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट, ADR जो होता है ना, ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, तो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे ये। उससे पहले हम लोग थोड़ा इससे ज़्यादा जो इजी डेफिनेशन है वो कवर कर लेते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हो? ओके, सबसे पहला डेफिनेशन होगा अपना अमोर्टाइजेशन। अभी कितने बच्चों को पता है अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है? बताओ फटाफट। आपको पता है अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को पता है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं भी है। तो हम लोग आज देखेंगे अमोर्टाइजेशन क्या होता है। देखो समझो, अमोर्टाइजेशन क्या लिखा है पहले एक बार पढ़ ले। हाँ जी सर। दी एक्सटिंक्शन और ग्रेजुअल राइटिंग ऑफ लाइबिलिटी और डेट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। लूजली स्पीकिंग, मतलब इन लेमन लैंग्वेज, थ्रू डेप्रिसिएशन ऑफ वेस्टिंग एसेट्स थ्रू ऑपरेशन ऑफ अ सिंकिंग और परचेज फंड। सर ये थोड़ा समझा दीजिए। देखो अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी आप फिक्स्ड पेमेंट दे रहे हो, कर रहे हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कोई भी आप फिक्स्ड पेमेंट कर रहे हो, बताओ, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक से लोन लिया, तो आप एक फ़िक्स पेमेंट करते हो कि नहीं, एक फ़िक्स इंटरेस्ट रेट पेमेंट करते हो कि नहीं, मंथली इंटरेस्ट रेट आप देते हो ना बैंक को। हाँ जी, उसको कहते हैं हम लोग अमोर्टाइजेशन। ये हो गया एक डेफिनेशन, इसका अलग अलग डेफिनेशंस है। अभी इतना तो हम लोग समझ चुके, द एक्सटेंशन और ग्रेजुअल राइटिंग ऑफ लाइबिलिटी ओवर डेट, और डेट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब लाइबिलिटी और डेट, मतलब आपने लोन लिया, लोन क्या हो चुका है आपका? लाइबिलिटी, राइट, इट्स अ डेट, इट्स अ लोन, डेट। तो इसको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसको ख़त्म कैसे करना है? इंटरेस्ट रेट पे करके ख़त्म करना है इसको, राइट। इंटरेस्ट रेट पे करने के बाद प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना होता है। उसके बाद आपका ये अमोर्टाइजेशन, मतलब ये जो लोन है ये कवर हो जाता है, राइट, ये डेट कवर हो जाता है। ये तो हो गया एक फंडा। इसका और एक अलग फंडा है, मैं आपको बताता हूँ। लूजली स्पीकिंग, थ्रू डेप्रिसिएशन ऑफ वेस्टिंग एसेट्स। अभी सर ये वेस्टिंग एसेट्स क्या होता है? सर वेस्टिंग एसेट्स क्या होता है? वेस्टिंग एसेट्स मतलब हर वो एसेट जो डेप्रिशिएट होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो उसको देखो, थ्रू डेप्रिसिएशन ऑफ वेस्टिंग एसेट थ्रू ऑपरेशन ऑफ सिंकिंग और परचेस फंड। इसमें क्या होता है? सिंकिंग और परचेस फंड, ये मतलब क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे? ईजी है, देखो समझो। कोई भी कंपनी ना अगर एसेट खरीदता है ना, तो वो क्या करता है?
एक सिंकिंग फंड अकाउंट बनाता है, ठीक है, सिंकिंग फंड मेथड यूज़ करता है वो। जैसे कि पकड़ लो मैंने आज एक ट्रक खरीदा, ठीक है, ये ट्रक कम गाड़ी ज़्यादा लग रहा है लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने ख़रीदा आज, ठीक है ना। तो आज मैंने इसको ख़रीदा, मेरे को ये बिज़नेस के लिए चाहिए, मेरे बिज़नेस के लिए, मेरा ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस है, मेरे को बिज़नेस के लिए चाहिए। तो एक ना एक टाइम पे आके ये ट्रक ख़त्म तो होगा ही ना, मतलब ख़राब तो हो ही जाएगा ना, ख़राब होगा कि नहीं होगा। तब मेरे को एक चीज़ चाहिए होता है कि जब ये ट्रक ख़राब हो जाएगा ना, ठीक है, ये तो डेप्रीशिएट होगा एवरी ईयर, राइट, ये तो डेप्रीशिएट होगा एवरी ईयर। ऐसा थोड़ी ना कि एक बार ख़रीद लिया मतलब ज़िंदगी बार चलाते रहो, ऐसा थोड़ी ना होता है, नहीं ना, तो डेप्रीशिएट होगा ओवर टाइम। तो मेरे को इसको रिप्लेस भी तो करना होगा आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम। तो रिप्लेस कैसे करेंगे? सिंकिंग फंड मैथड से। अभी सिंकिंग फंड मैथड में क्या होता है, देखो सिंकिंग फंड, तो इसमें क्या होता है कि बहुत ईजी है। जैसे मैंने ट्रक ख़रीदा, ठीक है, कितना का ट्रक था सर? 5 लाख रुपए का ट्रक था, ठीक है, ओके, 5 लाख रुपीज़ का आपके ट्रक का कॉस्ट था, मैंने सिंकिंग फंड खरीदा। तो एवरी ईयर जो है ना, मैं ये जो अमाउंट है 5 लाख, ठीक है, एवरी ईयर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। एवरी ईयर मेरे को थोड़ा थोड़ा अमाउंट जमा करके रखना है, सो दैट ये ट्रक जब ख़राब हो जाए, ठीक है, ये ट्रक जब ख़राब हो जाए तब मैं ये पैसा जो है वो निकाल के दूसरा ट्रक खरीद पाऊँ। समझ में आ रहा है? जितना पैसा ये ट्रक का लगा है ना मेरे को, एवरी ईयर मैं सेव करने लग जाऊंगा, फिर से जमा करना स्टार्ट कर दूंगा इस ट्रक को दोबारा खरीदने के लिए एट द टाइम व्हेन इट गेट्स डिस्ट्रक्टेड। क्लियर है भाई? ये हो गया अमोर्टाइजेशन। ओके, जो आपका बुक का डेफिनेशन है वो मैंने बोल दिया, राइट। इसका और भी अलग अलग डेफिनेशन है लेकिन उतना डीपली नहीं जाएंगे हम लोग, बिकॉज डेफिनेशंस ही है, कॉन्सेप्ट्स वैसे ही बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं हम लोग सर, अभी और ज़्यादा घुसेंगे तो ख़राब हो जाती दिमाग। ओके, एन्युटी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। एन्युटी का क्या होता है सर? चक्कर क्या है सर? एन्युटी का मतलब क्या होता है बताओ पहले, सबसे पहले एन्युटी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एन्युटी कह लो या फिर एन्युटी प्लान्स कह लो, ये क्या होता है? ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स होता है। किस चीज़ का सर? ये इंश्योरेंस कंपनी का इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होता है। ओके, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जो है ना, इंश्योरेंस कंपनी उसका क्या होता है बताओ? इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होता है। ओके, एन्युटी। तो इससे क्या होता है सर? इससे क्या होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है किसका? इंश्योरेंस कंपनी का, राइट। इंश्योरेंस कंपनी का क्या है? इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। तो आप इसमें अगर इन्वेस्ट करोगे तो क्या फ़ायदा होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप रिटायर करोगे ना, रिटायरमेंट के बाद एक रेगुलर बेसिस में पैसा तो चाहिए यार। मैं रिटायर कर चुका हूँ, अभी रेगुलर बेसिस में पैसा कैसे आएगा? तो वो जो आपके रिटायरमेंट के बाद आपको एक रेगुलर बेसिस में पैसा चाहिए ना, वो पैसा देगा आपको ये पॉलिसी। अगर ये पॉलिसी आपने किया तो ठीक है, यो रेगुलर बेसिस में आपको पैसा मिलता रहेगा। समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं एन्युटी प्लान। अभी और डीपली समझेंगे, समझो इसमें क्या होता है। एक बार पढ़ ले। अ फिक्स्ड सम ऑफ मनी पेबल फॉर द होल और पार्ट ऑफ ए पर्सनस लाइफ अंडर द टर्म्स ऑफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी और ए विल। ये क्या होता है? इंश्योरेंस पॉलिसी। मैंने बताया आपको, इंश्योरेंस कंपनी का एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है क्या सर? एन्युटी। अभी इसमें क्या होता है, इसमें मैंने बता दिया आपको होता क्या है। ये किस प्रकार का होता है? ये 2 प्रकार का होता है। एन्युटी जो होता है ना, 2 प्रकार का। एक होता है इमीडिएट एन्युटी, एक होता है डेफर्ड एन्युटी। एक होता है इमीडिएट एन्युटी, एक होता है डेफर्ड एन्युटी। इसमें क्या होता है? इमीडिएट एन्युटी में ना आपको लम सम अमाउंट जो है वो आपको पेमेंट करना होता है। आपको जो एन्युटी, आपको जो अमाउंट मिलने वाला है ना, वो भी इमीडिएटली मिलता है, इमीडिएटली। ओके, आपको लम सम अमाउंट पे करना होता है और इमीडिएटली मिल जाता है आपको। क्या बताओ? हाँ जी, पेमेंट, रेगुलर इंटरवल पे पेमेंट। तो ये कब यूज़ होता है? इमीडिएट एन्युटी कब यूज़ होता है? वो तब यूज़ होता है ना जब बंदे रिटायरमेंट करने के मतलब एकदम नज़दीक हो, 2 साल में रिटायरमेंट करने वाले हैं वो लोग, तो वो लोग फटाफट इमीडिएट एन्युटी में इन्वेस्ट कर देते हैं। एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और फटाफट रिटायरमेंट के बाद एक रेगुलर इंटरवल के बेसिस पे आपको क्या मिलता रहता है? हाँ जी, पैसा आता रहता है आपके पास। समझ में आ रहा है? एक इन्वेस्टमेंट प्लान है। ये हो गया इमीडिएट एन्युटी। एक होता है डेफर्ड एन्युटी। डेफर्ड एन्युटी क्या होता है? पहले से आप प्लान करके रखते हो,
ठीक है, पहले से आप प्लान करके रखते हो। आप जब रिटायरमेंट होगा तब आपको पे आउट्स मिलने वाला है, तब आपको पे आउट्स मिलने वाला है। ये हो गया डेफर्ड एन्युटी, समझ में आ रहा है ना। इमीडिएट एन्युटी खत्म हुआ, डेफर्ड एन्युटी खत्म हुआ। अभी एक समझो, पे आउट जो आपको मिलेगा ना एन्युटी में, पे आउट ये आपको दो प्रकार का होगा। एक होगा गारंटीड पे आउट, एक होगा वेरिएबल पे आउट। सर इतना सारा तो है नहीं अपने इसमें, सर एक लाइन दिया है आपने बता दिया, मीनिंग ख़त्म करो आगे बढ़ो। सुनो यार, 2 मिनट का बात है, सुन लो, जनरल नॉलेज है यार, ले लो। पे आउट जो होता है 2 प्रकार का होता है, ठीक है। लेकिन मेरी जो स्टूडेंट्स है ना भाई, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, मतलब बहुत शातिर। ये कहाँ अप्लाई होता है, किस प्रकार से होता है, मतलब दिमाग, मतलब सारा दिन यही सोचते रहते हैं कि कहाँ एप्लीकेबल होगा, प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ एप्लीकेबल होगा। बैंक में गया तो सर मिलने वाला है कि मेरे को, ऐसे भी स्टूडेंट्स है कि मेरे को पूछते रहते हैं, बैंक में गया अगर मैं सर तो मेरे को देंगे वो लोग, तो मेरे को भी बहुत दिमाग लगाना पड़ता है उनको आंसर देने के लिए। भयानक इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। ओके आ जाओ। पे आउट जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है गारंटीड पे आउट, एक होता है वेरिएबल पे आउट, ठीक है। गारंटीड पे आउट में क्या होता है, फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है आपको, ठीक है ना। जो पे आउट मिलेगा ना आफ्टर द रिटायरमेंट, जो आपको एक इनकम मिलने वाला है ना, वो फिक्स्ड रेट में मिलने वाला है, वो होता है गारंटीड पे आउट। एक होता है वेरिएबल पे आउट। वेरिएबल पे आउट में क्या होता है, जो आपको पैसा मिलने वाला है ना आफ्टर रिटायरमेंट, वो डिपेंड करेगा अंडरलाइंग एसेट्स के ऊपर। सर मतलब समझाओ ना। अंडरलाइंग एसेट्स मतलब वो एसेट्स जिस एसेट्स के ऊपर आपका जो पैसा है वो लगाया है इंश्योरेंस कंपनी ने, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका इंटरेस्ट रेट। समझे बेटा? क्लियर है? एन्युटी एकदम क्लियर है सर। सर ये क्या है दोबारा बता दीजिए बेटा। एन्युटी और एन्युटी प्लान्स कुछ भी कह लो और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट कौन सेल करता है सर? हाँ बताओ। इंश्योरेंस कंपनीज। हाँ जी, ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी होता है, अगर आपने इसको लिया तो आपको रिटायरमेंट के बाद आराम से एन्युटी का मज़ा मतलब ले सकते हो, एक रेगुलर बेसिस में इनकम आता रहेगा। सर क्लियर है? एकदम क्लियर है सर, दिक्कत नहीं है सर। ओके अभी इधर देखो, ब्रेक इवन पॉइंट। बेटा ब्रेक इवन पॉइंट पता नहीं मैंने यहाँ पे क्यों लिया, बहुत ईजी है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन ये जो सेंटेंस दिया है ना, इसको पढ़ के बहुत सारे बच्चे मतलब सोचने लग जाएंगे, सर बताना क्या कोशिश क्या करें वो लोग। देखो बहुत इजी है। ब्रेक इवन पॉइंट इज आउटपुट ऑफ द स्टैंडर्ड ब्रेक इवन एनालिसिस। ठीक है बेटा, ये छोड़ो, इसके बाद देखो द यूनिट सेल वॉल्यूम और एक्चुअल सेल अमाउंट। सुनो, सेल वॉल्यूम और एक्चुअल सेल अमाउंट दैट ए कंपनी नीड्स टू इक्वल इट्स रनिंग एक्सपेंस। मेरे को बस रनिंग एक्सपेंस मिल जाए हो जाएगा सर, प्रॉफिट नहीं चाहिए मेरे को, बस रनिंग एक्सपेंस निकल जाए। तो रनिंग एक्सपेंस निकल जाए एंड नॉट लूज और मेक मनी इन गिवन मंथ। ठीक है, नॉट लूज और मेक मनी, पैसा बनाया भी नहीं और पैसा गवाया भी नहीं। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला जो सिचुएशन होता है उसको कहते हैं हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है भाई। अभी सर बाई सेल एग्रीमेंट क्या होता है ये बता दीजिए। बाई सेल एग्रीमेंट देखो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा। तो बाई सेल एग्रीमेंट देखते हैं फटाफट। बाई सेल एग्रीमेंट क्या होता है? देखो क्या होता है ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये भी एक प्रकार का जो है इंश्योरेंस का कंसेप्ट है, इंश्योरेंस कंसेप्ट है। कैसे है मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल 3 बंदे हैं, एक कंपनी में 3 बंदे हैं, राम श्याम जोदू। ओके, राम श्याम जोदू। मेरे को और एक बंदा का नाम लेना है, मोदू। ठीक है, राम श्याम जोदू मोदू, ये एक सीक्वेंस बनता है ना। तो 4 बंदे हैं, ठीक है, एक कंपनी में कितने बंदे हैं? 4 बंदे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, अगर कोई भी बंदा, ठीक है, उसने बाई सेल एग्रीमेंट वाला, कंपनी ने ये एक पकड़ लो। अच्छा, बाई सेल एग्रीमेंट मैं एक्सप्लेन करने से पहले बिफोर बाई सेल एग्रीमेंट क्या होता है मैं पहले वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिफोर दी बाई सेल एग्रीमेंट क्या होता है, पकड़ लो मोदू एक दिन एक्सीडेंट हो गया मोदू का। ठीक है, एक्सीडेंट की वजह से मोदू चला गया, मतलब चल बसा इस दुनिया से। समझ में आ रहा है ना? बस कितने बंदे बचे हैं? राम श्याम जोदू। तो इनका जो चारों बंदों का जो कंट्रीब्यूशन है इस कंपनी में, इनका जो नेटवर्थ है वो था 1 करोड़ इंडिविजुअल। ठीक है, 1 करोड़ इंडिविजुअल। समझ में आ रहा है ना? अभी समझो एक बात, ये 4 बंदे ने कंपनी खोला, ठीक है, बिजनेस बनाया। अभी यार मोदू तो मर गया, राइट, मोदू तो मर गया। तो मोदू का जो पैसा है ना, शेयर्स है ना, कंपनी नहीं चाहता कि कोई दूसरा बंदा, बाहर वाला बंदा खरीद के वो आ जाए कंपनी में शेयर लेके। समझ में आ रहा है ना? मेरे को बाहर का बंदा नहीं चाहिए। और समझ में आ रहा है? और कंपनी के पास 1 करोड़ रुपए है भी नहीं,
कंपनी के पास 1 करोड़ रुपए है भी नहीं मोदू का पैसा जो है वो शेयर्स जो है खरीद लेने के लिए। राम श्याम जोधू के पास इतना पैसा नहीं है 1 करोड़ रुपीज़ की मोदू का शेयर्स वो खरीद ले। समझ में आ रहा है ना। मोदू का जो शेयर्स है वो ऑटोमेटिकली किसके पास जाएगा, वो तो मर गया, वो ऑटोमेटिकली किसके पास जाएगा बताओ। हाँ जी, उसके वाइफ के पास, राइट। तो वाइफ को उसको पैसा देना है ना 1 करोड़ का। समझ में आ रहा है। तो कंपनी के पास पैसा भी नहीं है, समझे अभी। और उसका वाइफ को उसको मतलब ये कंपनी जो है ना ओनर्स वो नहीं चाहते कि उसका वाइफ जो है वो आके कंपनी संभाले। समझ में आ रहा है। तो एक बाई सेल एग्रीमेंट होता है उस टाइम, ठीक है। बाई सेल एग्रीमेंट अगर आपने किया तब क्या हो जाता है, तब क्या हो जाता है समझो। तब क्या होता है कि इंश्योरेंस करके रखते हैं, ठीक है, ओके। कौन, ये पूरा कंपनी। समझ में आ रहा है। बाई सेल एग्रीमेंट वाला। मोदू जब मर गया, ठीक है, मोदू जब मर गया तब इंश्योरेंस कंपनीज जो है ना वो क्या करेंगे, वो जो 1 करोड़ का जो उसने इंश्योरेंस कराया था वो 1 करोड़ अमाउंट पे करेंगे कंपनी को। कौन पे करेगा सर, इंश्योरेंस कंपनी पे करेगा। किसको, कंपनी को। उस 1 करोड़ अमाउंट से ना, उस 1 करोड़ अमाउंट से, हाँ जी, उस 1 करोड़ अमाउंट से ये जो राम श्याम जोधू है वो मोदू का अमाउंट पे कर देगा। उसको वाइफ को 1 करोड़ रुपीज़ दे देगा और उसको वाइफ को 1 करोड़ रुपीज़ दे के क्या हो जाएगा, मतलब वो जो शेयर्स है ना मोदू का वो सब खरीद लेगा। तो यही ओनर्स बन जाएंगे, 100% ओनर्स बन जाएंगे कंपनी के। समझ में आ रहा है। ये होता है बाई एंड सेल एग्रीमेंट। क्लियर है। एक बार इधर पे पढ़ लेते हैं हम लोग। सर यहाँ पर क्या बताया एक बार देखते हैं हम लोग। ओके, अ बाई सेल एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट डिजाइंड, ये एक एग्रीमेंट है डिजाइन टू एड्रेस सिचुएशन, उस सिचुएशन के लिए काम आता है इन विच वन और मोर ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स, जहाँ पे एक या फिर एक से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स वांट्स टू सेल देयर इंटरेस्ट इन दी वेंचर, ठीक है, वो सेल कर देना चाहता है अपना इंटरेस्ट। तो कब सेल करता है मोस्टली, मैंने तो एग्जाम्पल के रूप में बोला कि एक बंदा मर जाता है तभी तो सेल करने का नौबत आएगा ना, या फिर मरा भी नहीं, वो एवं ही चाहता है, वो एवं ही चाहता है कि वो कंपनी से हट जाएगा, 1 करोड़ रुपीज़ कंपनी उसको दे दे और वो कंपनी से चला जाएगा, ठीक है। तो कंपनी 1 करोड़ रुपीज़ कहाँ से देगा, कंपनी के बाकी मेंबर्स के पास इतना पैसा नहीं है। समझ में आ रहा है ना, उन्होंने इन्वेस्ट करके रख दिया, इतना पैसा नहीं है, तो कैसे होगा ये चीज़। तो तब ये बाई सेल वाला एग्रीमेंट काम पे आता है। समझ में आ रहा है ये, ओके, क्लियर है भाई मेरे। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कॉज लिस्ट। कॉज लिस्ट क्या है, कॉज लिस्ट क्या है, बहुत ईजी है, सिंपल है, एक बार पढ़ो, पढ़ के देखो। कॉज लिस्ट इज इशूड बाय दी, हाँ जी, रजिस्ट्री ऑफ द मैटर टू बी हर्ड बाय द कोर्ट ऑन एनी डे। कॉज लिस्ट कंटेन्स इंफॉर्मेशन लाइक बेंच, कोर्ट रूम नंबर एंड द पोजीशन ऑफ द मैटर, ठीक है। कॉज लिस्ट क्या होता है, वो लिस्ट होता है कि एक कोर्ट रूम पे, ठीक है, एक कोर्ट, कौन से मैटर्स के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, कौन से कोर्ट नंबर है, ठीक है, कौन सा मैटर है, कौन से बेंच ऑफ जजेस बैठने वाले हैं, वो होता है कॉज लिस्ट, ओके। कॉज लिस्ट इशूड बाय द रजिस्ट्री ऑफ द मैटर्स टू बी हर्ड बाय द कोर्ट ऑन एनी डे। एक दिन में कोर्ट में, ठीक है, एक दिन में कोर्ट में कौन सा मैटर डिस्कस होने वाला है, कौन सा कोर्ट नंबर है, कोर्ट रूम का कौन से कोर्ट रूम के नंबर में, मतलब कोर्ट रूम का नंबर भी तो होता है ना, एक कोर्ट थोड़ी ना रहता है, तो कौन से कोर्ट रूम में कौन सा जजमेंट आने वाला है, ये सारा, ओके। एंड द पोजीशन ऑफ द मैटर्स, और वो मैटर्स के कौन से पोजीशन है, किस प्रकार से वो मैटर्स चलते आ रहे हैं, सारा डिटेल रहता है। समझ में आ रहा है ना कॉज लिस्ट। कॉन्सर्टियम क्या होता है सर, कॉन्सर्टियम बताओ ना सर, कॉन्सर्टियम क्या होता है। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत वाला चीज़ ही नहीं है सर। देखो समझो, एक बार पढ़ लेते। एन एसोसिएशन ऑफ कंपनीज फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ अंडरटेकिंग अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। इतना समझे, पकड़ लो, एक कंपनी है, कपड़े का बिजनेस करता है, ठीक है, क्लोथ्स। एक कंपनी है, ट्रक्स का बिजनेस है, ठीक है, एक कंपनी है ट्रक्स का बिजनेस है, एक कंपनी है क्लोथ्स का बिजनेस है, एक कंपनी है उसका बिजनेस है मैनेजमेंट का, ठीक है, मैनेज करता है इवेंट्स, ओके, इवेंट मैनेजमेंट का। तो ये सारे कंपनीज एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करने के लिए जो एक साथ जुटते हैं ना, एक साथ आ जाते हैं ना, उसको कहते हैं हम लोग कंसोर्टियम, ठीक है। वो एक्टिविटी जब ख़त्म हो जाता है, इनका जो ऑब्जेक्टिव था एक साथ काम करने का वो भी ख़त्म हो जाता है। क्लियर है। देखो, देयर मे बी नो अदर कनेक्शन बिटवीन द कंपनीज, कोई अलग कनेक्शन नहीं है भाई, आउटसाइड द स्कोप ऑफ द एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ के बाहर कोई कनेक्शन नहीं है, बस इस एक्टिविटीज़ करने के लिए वो लोग आए एक साथ। इट इज़ यूजली टू शेयर द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड रिस्क एसोसिएटेड विद द
एक्टिविटी अंडरटेकन। इतना क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कवर नोट क्या होता है सर? कवर नोट देखो, अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी टू प्रोवाइड कवर टू द इंश्योर्ड टिल अ फॉर्मल पॉलिसी डॉक्यूमेंट इज इशूड। ये क्या होता है सर, समझा दीजिए एक बार। कवर नोट क्या होता है? आपने कोई किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कराया आपका, ठीक है, आपने इंश्योरेंस कराया किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से, उसके बाद क्या होगा कि इंश्योरेंस कंपनी जो है ना वो आपको एक डॉक्यूमेंट देगा तो ना कि हाँ जी आपने इंश्योरेंस कराया, उसका गारंटी क्या है, एक डॉक्यूमेंट देगा तो ना। तो फाइनल डॉक्यूमेंट, फॉर्मल पॉलिसी डॉक्यूमेंट देने से पहले, मतलब जो एकदम पक्का पक्का कागज़ है उसको देने से पहले, ठीक है, फॉर्मल पॉलिसी डॉक्यूमेंट देने से पहले आपको एक कवर नोट दिया जाता है, सो दैट आप वो दिखा के बोल सको हाँ जी मैंने इतने पैसे का इंश्योरेंस कराया इस इंश्योरेंस कंपनी से, जब तक कि ना आपको फाइनल डॉक्यूमेंट मिल जाए। समझ में आ रहा है? क्लियर है? हाँ जी, कच्चा कच्चा देते वो लोग पेपर, समझ में आ रहा है? वो तक कवर नोट। एस्क्रो अकाउंट क्या होता है? एस्क्रो अकाउंट भयानक कंसेप्ट है, मतलब बढ़िया है, मतलब अगर मैं समझाने के लिए बैठूँ तो रात से दिन हो जाएगा। एस्क्रो अकाउंट क्या होता है आपको एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, छोटा मोटा समझाऊंगा, ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा। देखो सिंपल है, क्या होता है ना, एक बार पढ़ ले एक बार इधर, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ सो दैट आपको भी इंटरप्रिटेशन का नॉलेज आ जाए। अ लीगल डॉक्यूमेंट कैप्ट इन द कस्टडी ऑफ अ थर्ड पार्टी। किसके पार्टी? थर्ड पार्टी। अच्छा सर, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है इस पे। टेकिंग इफेक्ट और मेड अवेलेबल ओनली व्हेन सम कंडीशंस आर सेटिस्फाइड और सम पीरियड टाइम हैज़ लैप्स्ड। ठीक है, मतलब एक डॉक्यूमेंट सबमिट रहता है किसके पास? थर्ड पार्टी के पास। थर्ड पार्टीज़ के पास एक डॉक्यूमेंट सबमिट रहता है और वो डॉक्यूमेंट तभी अवेलेबल कराना है दूसरे पार्टी को जब एक कोई पर्टिकुलर चीज़ हो जाए, ठीक है, एक फ्यूचर इवेंट जो है वो कंप्लीट हो जाए, तभी ये डॉक्यूमेंट जो है वो लेकर प्रस्तुत करना है दूसरे पार्टी के सामने। तो इसको मैं और इजी तरीके से आपको समझाता हूँ प्रैक्टिकली क्या होता है। कभी यार शेयर्स जो इशू करता है ना कंपनीज, सेबी तो अपना बाप है, तो सेबी ने क्या बोला, सेबी ने रूल बनाया है, समझो। शेयर जो इशू करता है ना कंपनी, क्या होता है कि आप शेयर खरीदने वाले हो, ठीक है, आप कौन हो? आप शेयर होल्डर हो। अब तो शेयर होल्डर बने नहीं अभी तक, आपने बस शेयर खरीदने का पैसा, एप्लीकेशन अमाउंट आपने जमा किया, समझ में आ रहा है ना। तो कंपनी शेयर अलॉट करेगी। तो बहुत सारे कंपनीज क्या करते थे पहले, शेयर्स अलॉट करने से पहले जो शेयर मतलब बंदे जो इंटरेस्टेड बंदे जो पैसा लगाते थे ना कंपनी के ऊपर, कंपनी वो पैसा लेके भाग जाता था, समझ में आ रहा है? विदाउट गिविंग देम व्हाट? दी शेयर होल्डिंग। वो उन लोग को शेयर होल्डिंग ना दे के भाग जाता था। या फिर ऐसा भी होता था कि बड़ा अमाउंट जो है वो कलेक्ट कर लिया, ठीक है, और शेयर होल्डिंग बस चंद लोगों को दिया शेयर होल्डिंग, नॉट सो मैनी, लिटिल नंबर ऑफ पीपल्स को उन्होंने दिया क्या? शेयर्स, ठीक है, और बाकी जो अमाउंट है ना पैसे वो धीरे धीरे करके रिलीज़ कर रहा है, मतलब 2 महीना 3 महीना लगा के जो शेयर होल्डर्स को शेयर अलॉट नहीं कर पाए उनको उनका पैसा वापस कर रहा है। तो ऐसे क्या होता है, मतलब एक तो दिक्कतें आते हैं शेयर होल्डर्स को, है कि नहीं, उनके साथ धोखा होता है। अगर आपको मेरे को शेयर अलॉट ही नहीं करना था तो आपने मेरा पैसा लिया क्यों, समझो। तो तब सेबी ने इसका सोल्यूशन निकाला और बोला बेटा मैं सुपरमैन हूँ, तू सुन मेरी बात। क्या हो गया? सेबी ने बोला सुनो कंपनी, जब तक कि ना आप शेयर होल्डर्स को पैसा अलॉट करो, शेयर होल्डर्स का जो जितना भी पैसा है, देखो ये शेयर होल्डर्स है, ये वाला शेयर होल्डर है, ये बैंक है और ये कंपनी है, ठीक है। शेयर होल्डर पैसा जो है कंपनी का शेयर्स का वो बैंक में जमा करेगा, एस्क्रो अकाउंट में। किस अकाउंट में सर? एस्क्रो अकाउंट में वो जमा करेगा, एस्क्रो अकाउंट में, ठीक है। जब कंपनी पैसा तो आ गया, जब कंपनी अलॉट करेगा ना शेयर्स, किसको? शेयर होल्डर्स को, तभी ये एस्क्रो अकाउंट से पैसा निकल के कंपनी के पास जाएगा। जब तक कि ना कंपनी शेयर्स अलॉट कर दे तब तक एस्क्रो अकाउंट से पैसा नहीं निकलने वाला। जिनको अलॉट किया जाएगा उनका पैसा जाएगा कंपनी के पास, जिनको अलॉट नहीं किया जाएगा 1 मिनट के अंदर सब पैसा जो है वापस कर दिया जाएगा टू दी शेयर होल्डर्स जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला। समझे भाई? हाँ जी, ये थर्ड पार्टी कौन है? एस्क्रो अकाउंट वाले, बैंक वाले, ठीक है, थर्ड पार्टी। ये क्या कर रहे हैं सर? ये पैसा जमा कर रहे हैं उनके पास, ठीक है, कस्टडी में रख रहे हैं। सर डॉक्यूमेंट बोले थे, डॉक्यूमेंट तो एक एग्जांपल है, पैसा एक रियल फैक्ट है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स भी रखते हैं। अभी एस्क्रो का तो एक पूरा प्रोसेस है, ये आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, अपने बीच में भी यूज़ कर सकते हो, अपने भाई को भी बोल सकते हो,
राइट। तूने अगर ये मेरे को दिया तभी जाके मैं तेरे को ये देने वाला हूँ, थर्ड पार्टी, ठीक है ना। और बीच में किसको रख देना है, मम्मी को, ठीक है। क्लियर हो चुका है एस्क्रो अकाउंट। और बताओ सर एक्स ग्रेटिया, एक्स ग्रेटिया के बारे में बता दो सर फटाफट। एक्स ग्रेटिया क्या होता है मैं समझाता हूँ। सम एक्शन नॉर्मली the payment of money taken when there is no legal necessity to do so but where some moral obligations is recognized। तो बहुत सारे बच्चे इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे इसका मतलब क्या होता है। सिंपल है, अगर आपने किसी को दया भाती, ओके, काइंड नेचर के हिसाब से अगर आपने किसी को किसी भी प्रकार का उपकार किया है ना, उसको कहते हैं हम लोग एक्स ग्रेटिया, ठीक है। लीगली कोई दरकार नहीं था मेरे को तेरे को पैसा देने के लिए, मैंने बस उपकार किया तेरे ऊपर, ठीक है, उपकार किया मैंने तेरे ऊपर, समझ में आ रहा है ना, उसको कहते हैं हम लोग एक्स ग्रेटिया। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, आप रोड से चल रहे थे, अचानक एक बंदा आके जम किया आपके गाड़ी के सामने। गलती किसका है, बंदे का, आपका कोई गलती नहीं है, आप पूरा सिग्नल उगना आराम से स्पीड मेंटेन करके चल रहे हो। बंदे ने आत्महत्या करने की कोशिश की, तो आप गाड़ी से निकले, उसको पूछे बेटा तू ये क्या कर रहा है, वो बोला कि सर मेरी ज़िंदगी में कुछ रहा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो पैसे निकाल के आपने उसको दिया कुछ, ठीक है, कि बेटा जा खाना वाना खा ले और सुबह आ, ये मेरा बिजनेस कार्ड है, सुबह आ आके मेरे से मिल, मैं तेरे को काम दूंगा, ठीक है। तो जो पैसा उसने दिया ना बेटा, वो कि उसको लीगली कोई दरकार नहीं था, वो चाहे तो उसको एक छाटा मार के साइड में हटा के गाड़ी लेके जा सकता था, लेकिन वो किया नहीं वैसा। वो क्या किया, उसने पैसा दिया उसको, ठीक है। तो एक मॉरल ऑब्लिगेशन था उसका कि बेटा कि उसको पैसा की ज़रूरत है, मैं देता हूँ, वो एक मॉरल ऑब्लिगेशन। तो पेमेंट किया आपने किसी को भी एक मॉरल ऑब्लिगेशन की वजह से, लीगल नेसेसिटी नहीं था, नेसेसरी नहीं था, लेकिन आपने मॉरली उसको पेमेंट किया, तो उसको कहते हैं हम लोग एक्स ग्रेटिया, ठीक है। अभी देखो यूजरी का मतलब क्या होता है, फटाफट, द अनलॉफुल प्रैक्टिस ऑफ लैंडिंग मनी एंड एन एक्सोर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। इतना समझ लो काफ़ी है। एक्सोर्बिटेंट रेट मतलब भयानक हाई रेट, अनरीजनेबल रेट बेटा, मतलब अनरीजनेबल रेट। इसके बाद पढ़ो, उसके बाद समझ में आएगा। दिस ऑकर्स यूजली व्हेन दी बोरोवर इज इन डेस्परेट नीड ऑफ मनी एंड नॉट इन अ गुड पोजीशन टू नेगोशिएट, ठीक है। मतलब देखो ये कब होता है, ये तो यार टीवी में बहुत दिखाते हैं, मतलब पैसे का बहुत दरकार है, बहुत ज़्यादा दरकार है, तो आप गए किसी के पास, कोई पैसे देने के लिए राज़ी नहीं है, आप गए किसी के पास और बोले सर मेरे को पैसा चाहिए, बोला कि बेटा 50% इंटरेस्ट के रूप में लूँगा मैं, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई रेट, 50% इंटरेस्ट के हिसाब से वो पैसा दे रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेट ऑफ इंटरेस्ट, समझ में आ रहा ना, एक्सॉर्बिटेंट, समझ में आ रहा है, अनरीजनेबली हाई मतलब भयानक हाई। और वो पैसा ले भी लेता है बंदा बिकॉज उसको एक नीड था, वो डेस्परेट नीड था पैसे के लिए, उसको बहुत ज़्यादा दरकार था पैसे का, समझ में आ रहा है। यूजरी का मतलब वकालतनामा क्या होता है, देखो वकालतनामा बहुत इजी है बेटा, जितने भी जॉली LLB वाले फ्रेंड्स हैं हाथ उठाओ, ठीक है, वहाँ पे कुछ बताया नहीं गया वकालतनामा के बारे में, फिर भी मैं बता रहा हूँ, समझो। वकालतनामा क्या होता है, आप हो वकील, ठीक है, यू आर अ लॉयर, नाउ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर पार्टी, राइट, आप किसी पर्टिकुलर पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाले हो, तो आप जो लीगली उस पार्टी ने आपको अलाउ किया कि आप उनको रिप्रेजेंट करो कोर्ट पे, वो होता है वकालतनामा। क्लियर है बेटा। वनीला इशू क्या होता है, ये तो बहुत भयानक ईजी है, क्या है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड रेट, देखो अ स्ट्रेट फिक्स रेट इशूड which has terms and conditions usually accepted as being conventional to a particular security market। मतलब क्या है सर, आपने कोई भी किसी भी प्रकार का इशू किया, ठीक है, एकदम फिक्स्ड रेट पे। कभी अगर आप बाज़ार में जाते हो तो देखते हो ना कि बंदे कहते हैं फिक्स रेट है बेटा, कोई बार्गेनिंग नहीं चलने वाला, मॉल्स में स्पेशली, मॉल्स में तो फिक्स रेट रहता है ना, बार्गेनिंग नहीं, उसको कहते हैं वैनिला इशू, मतलब कोई मतलब स्वीटनेस नहीं करने वाला, कोई भी आके आपको बटर नहीं लगाने वाला, समझ में आ रहा है ना, कि मैं आपको इसके साथ ये देने वाला हूँ, उसके साथ वो देने वाला हूँ, ये है वो है, ऐसा नहीं है, इसका रेट इतना है, लेना है तो लो, ना लेना है तो मत लो, समझ में आ रहा है। ये होता है एक इशू। उसके साथ नॉर्मली इशूज़ के साथ बहुत सारे राइट्स जो है ना, आपको ये राइट मिलेगा अगर आपने ये शेयर खरीदा, तो आपको ये वारंट मिलने वाला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये बोलते रहते हैं, ठीक है ना कंपनीज। तो वनीला इशू क्या होता है, कोई बेकार का फालतू का बात नहीं है, कोई भी राइट वाइट नहीं है, जितना मैंने बोला उतना ही मिलने वाला है, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं मिलना है, स्वीटनर्स नहीं ऐड किया जाता, समझ में आ रहा है।
नॉर्मली कंपनीज क्या करती है, इशू करने के टाइम में क्या आता है कि मैं आपको ये राइट देने वाला हूँ, ये राइट देने वाला हूँ, कंपनी में ये मिलेगा आपको, वो मिलेगा। ये क्या होता है, स्वीटनर्स होते हैं, है कि नहीं। हाँ बताओ, केक के ऊपर स्वीटनर्स देते हैं ना, हाँ जी, वो वाला समझ में आ रहा है। हलवा के ऊपर स्वीटनर्स देते हैं ना, क्या चीनी देते हैं ना, वो वाला समझ में आ रहा है ना। तो कोई चीनी वूनी नहीं लगाना अभी, ठीक है। स्ट्रेट है, हलवा है, खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ, समझ में आ रहा है ना। स्ट्रेट इशू, फिक्स रेट है बेटा, ओके। टर्म्स एंड कंडीशंस का कोई स्वीटनर्स नहीं लगाना वाला इसमें। ये हो गया आपका वैनिला इशू। तो इसी के साथ आपका पूरा खत्म होता है। सर 1 मिनट एडीआर आपने एक्सप्लेन नहीं किया, आ जाओ इधर पे फटाफट एडीआर का देख लेते हैं हम। भयानक इंटरेस्ट, मेरे को बहुत पसंद है ये टॉपिक। एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट। ये 1 लाइन का जो है ना, 2 लाइन का ये जो सेंटेंस है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करना है। समझो एक चीज़, देखो एडीआर समझने से पहले आपको एक चीज़ समझना होगा कि होता क्या है ये चीज़। एडीआर होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। इसके सेम तरीके से और बहुत सारे, जैसे कि जीडीआर। जीडीआर मतलब सर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, एडीआर मतलब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। अभी हम लोग अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट समझेंगे। क्या होता है सर ये चीज़, सिंपल है। देखो क्या होता है ना कि बाहर की जो कंपनीज है ना, वो तो इंडियन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं इंडियन कंपनीज़ में, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट को ना पसंद नहीं आता। वो लोग मतलब पसंद नहीं करते इंडियन स्टॉक मार्केट को, ठीक है ना। इंडियन स्टॉक मार्केट में उनको ये सिक्योरिटीज़ जो ख़रीदना नहीं है। पैसा तो लगाना चाहते कंपनी में, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में सिक्योरिटीज़ का ख़रीदा बेची नहीं करना चाहते वो लोग। तो क्या हो जाता है, आप बाहर वाले बंदे हो, आपको इन्वेस्ट करना है इंडियन कंपनी के ऊपर, और उसके ऊपर ये लिस्टेड कंपनी है, तो आपको क्या करना है, आपको इंडिया के शेयर मार्केट में आपको पैसा भी नहीं लगाना, इन्वेस्ट करना है लेकिन शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना। तो क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाता है सर। तो क्या हो जाता है, ये जो इंडियन कंपनीज है ना, इंडियन कंपनीज वो क्या करते हैं, बाहर के देश में जो स्टॉक मार्केट है ना, उसमें जाके अपना लिस्टिंग करवाते हैं, ठीक है। लिस्टिंग करवाते हैं और बाहर वाले इन्वेस्टर्स को उन्हीं के स्टॉक मार्केट में ख़रीदा बेची करने के लिए मौका देते हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अपना इंडियन कंपनी बाहर जाके लिस्ट करवाना चाहते हैं अपने आप को, समझ में आ रहा है। क्यों करवाना चाहते हैं, बिकॉज बाहर वाले बंदे इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में ख़रीदा बेची नहीं करना चाहते। वो चाहते कि अपने उधर पे ख़रीदा बेची हो जाए, ठीक है। जो तो प्रोसेस होता है 1 2 3 4 प्रकार का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो वो जो प्रोसेस है वो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे 4 इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है। 4 बंदे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक होता है इंडियन कंपनी, कौन होता है सर, एक होता है इंडियन कंपनी, बताओ फटाफट। एक होता है इंडियन कंपनी, एक होता है डोमेस्टिक कस्टडियन, एक होता है फॉरेन डिपॉजिटरी, एक होता है फॉरेन इन्वेस्टर। सर इनका काम क्या है, समझो। इंडियन कंपनी क्या करता है, इंडियन कंपनी इशू करता है क्या सर, शेयर इशू करता है, शेयर, ठीक है। शेयर इशू करता है किसको सर, डोमेस्टिक कस्टडियन को, डोमेस्टिक कस्टडियन को। ये बंदा इंडियन बंदा है, ठीक है। डोमेस्टिक समझ में आ रहा है ना, इंडिया का बंदा। डोमेस्टिक कस्टडियन को क्या इशू करता है, शेयर्स। डोमेस्टिक कस्टडियन क्या करता है, शेयर्स अपने कस्टडी में रखता है, शेयर्स अपने कस्टडी में रखता है। और फॉरेन डिपॉजिटरी को कहता है कि भाई सुन, मेरे पास शेयर आ चुका है, आप एक काम करो, आप एडीआर जो है ना, एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, वो इशू कर दो। किसको सर, फॉरेन इन्वेस्टर को। फॉरेन इन्वेस्टर को आप इशू कर दो, मतलब क्रेडिट कर दो उसके डीमैट अकाउंट में। उसका एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए फॉरेन इन्वेस्टर का, ठीक है। उसके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा क्या सर, एडीआर। समझ में आ रहा है ना। उससे क्या होगा सर, ये जो एडीआर है ना, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, इससे वो क्या कर पाएगा, ये इन्वेस्टर अपने अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज जो है वहाँ पे वो ट्रेड कर सकता है इस एडीआर से, ठीक है। इस एडीआर को यूज़ करके वो ट्रेड कर सकता है अपने अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज पे। इनडायरेक्टली पैसा कहाँ पे आ रहा है, इंडिया पे आ रहा है सर, इंडिया में। इन्वेस्टमेंट तो इंडिया में हो रहा है, पैसा कहाँ पे लगाया, इंडिया में। शेयर्स कहाँ गया, शेयर्स कन्वर्ट होके अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट बन के इन्वेस्टर के पास चला गया, और वो इन्वेस्टर वही जो है ये अपने अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज पे वो ट्रेडिंग कर सकता है इस शेयर्स का।
तो इसके लिए देखो, अगर वो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करना चाहता है तो अपना जो इंडियन कंपनी है ना, उसको भी तो लिस्ट होना पड़ेगा ना अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज पे, तभी तो वो जाके इसका जो एडीआर है, इसका इस कंपनी का एडीआर है, वो जाके वहाँ पे वो ट्रेड कर पाएगा, ट्रेडिंग हो पाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो वो भी एक प्रोसेस होता है। सर सच्ची में ऐसा है क्या सर? बेटा बहुत ज़्यादा है। आपको मैं दिखाऊंगा, एग्जाम्पल दूंगा कौन से कंपनीज़ है जो कि बाहर के देश में जो है ना एडीआर इशू कर चुका है, बाहर के देश में लिस्टेड है। वो बहुत बढ़िया लगी है, बहुत क्यूट वाला मोमेंट होता है तब देखने को, मतलब इंडियन कंपनीज बाहर लिस्टेड है, वाओ व्हाट ए गुड मोमेंट, दैट वन फीलिंग। ओके क्लियर है भाई? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट, इसका बहुत बड़ा कंसेप्ट है भाई, लेकिन अपने को डेफिनेशन समझना है। इस हिसाब से मैं लिमिटेड नॉलेज दे रहा हूँ आपको, सो दैट आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। एग्जीक्यूटिव लेवल पे ज़्यादा पढ़ लियो, सिक्योरिटी एक्सचेंज में है, ठीक है, सेबी में मिलेगा आपको ये पढ़ने के लिए इन द एग्जीक्यूटिव लेवल। यहाँ पर क्या लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं सर। अ रिसिट शोइंग एविडेंस सर, a receipt showing evidence that shares of a foreign corporation are held on deposit or under the control of US banking institution। ठीक है ना? ये जो फॉरेन डिपॉजिटरी रहता है ना, ये भी तो एक बैंक है। ये जो डोमेस्टिक कस्टडियन है ना, ये भी तो एक बैंक है। समझे ना? फॉरेन बैंक के पास क्या है? देखो, आर हेल्ड ऑन डिपॉजिट, ठीक है, शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कॉरपोरेशन। फॉरेन कॉरपोरेशन मतलब इंडियन कॉरपोरेशन का शेयर्स हेल्ड ऑन डिपॉजिट और अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएस बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। किसके कंट्रोल में है? इसके कंट्रोल में है, एडीआर के कंट्रोल में। यूज्ड टू फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन एंड एक्सपीडिएट ट्रांसफर ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप, सो दैट उस शेयर्स का ओनरशिप ट्रांसफर कर पाए किसको? फॉर अ फॉरेन सिक्योरिटी इन अ यूनाइटेड स्टेट, इन दी यूनाइटेड स्टेट, नॉट इन दी यूनाइटेड स्टेट। समझ में आ रहा है? क्लियर है भाई? एडीआर क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है एकदम। सर ऐसा भी होता है क्या कि सर इंडिया वाले जो बंदे हैं ना, वो भी मतलब बहुत मतलब है ना, ईगोइस्टिक है, उनको भी नहीं करना है अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज पे, मेरे को नहीं लगाना है, मेरे को अमेरिकन कंपनीज में इन्वेस्ट तो करना है, लेकिन शेयर्स जो है ना वो मैं अपने देश के धरती पे ही ट्रेडिंग करने वाला हूँ, तेरे देश के धरती में ट्रेडिंग नहीं करूँगा, पैसा बाहर लगाने वाला हूँ, देशभक्त। समझ में आ रहा ना? उनके लिए क्या है सर? उनके लिए होता है इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, IDR, जो कि फॉरेन कंपनी, ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस सेम है, उल्टा हो जाता है। ये फॉरेन कंपनीज जो है, ये इंडियन कंपनी है, ये फॉरेन कंपनी बन जाता है, और ये फॉरेन इन्वेस्टर ये इंडियन इन्वेस्टर बन जाता है। समझ में आ रहा ना? ये पूरा एकदम उल्टा हो जाता है। समझ में आ रहा है? एकदम क्लीन कट। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो चुका है भाई मेरे। और एक होता है कंसेप्ट ग्लोबल डिपॉजिट रिसीट, GDR। सर बस करो यार, हो गया सर। नहीं सुनो ना, GDR होता है। GDR में क्या होता है? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। ओके, वो यूरोपियन कंट्रीज़ जो है ना, वहाँ की कोई भी स्टॉक मार्केट में आप लोग ट्रेड कर सकते हो। वो थोड़ा बाहर का नॉलेज है, वो बाद में जान लियो। तो आज के लिए इतना था कि अगर आपको और ज़्यादा डाउट है किसी भी पर्टिकुलर डेफिनेशन के ऊपर, तो मेरे को प्लीज़ टेक्स्ट करना, बिकॉज टाइम वेस्ट मेरे को करना एकदम पसंद नहीं है उन टॉपिक्स के ऊपर जो टॉपिक्स ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, है कि नहीं भाई मेरे? अपने को बहुत कुछ है करने के लिए। तो अगर आपको टॉपिक्स पसंद आया है दैन प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सबको पता चलना चाहिए, बहुत बढ़िया डेफिनेशन है। पापा को बताओ, भैया को बताओ, दीदी को बताओ, ठीक है ना? तो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन। स्टडी नाइसली, स्टडी हार्ड, गॉड ब्लेस, थैंक यू, टाटा बाय बाय।